चलिए, लास्ट सेशन में मैंने आपको सैलरी में कुछ बताया था और दिस इज द सेकंड सेशन ऑफ सैलरी। सैलरी में मैंने बताया था सेक्शन 14 से स्टार्ट किया था। दे आर 5 हेड्स ऑफ इनकम: सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीपीपी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज। 14A मैंने बोला था इफ एनी इनकम इज एग्जेम्प्ट देन द रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स आर डिसअलाउड। देन द रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स आर डिसअलाउड। सेक्शन 15 मैंने बताया था चार्जिंग सेक्शन ऑफ सैलरी, ड्यू बेसिस और रिसीट बेसिस विच एवर इज अर्लियर, एंड एरियर ऑफ सैलरी बट सब्जेक्ट टू सेक्शन 89(1). सेक्शन 16 में 3 पॉइंट बताए थे: 16(1)A, सेक्शन 16(2) एंड सेक्शन 16(3). 16(1)A बताया था स्टैंडर्ड डिडक्शन, एक्चुअल अमाउंट 50,000, विच एवर इज लेस वो हमारा डिडक्शन मिल जाएगा। पेंशनर को भी ये बेनिफिट मिलता है और फैमिली पेंशन पर ही बेनिफिट नहीं मिलता। सेक्शन 16(2) मैंने बताया था एंटरटेनमेंट अलावेंसेस, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है, इन 3 में से जो सबसे कम होगा वो माफ होगा। एक्चुअल अमाउंट 5,000, 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी विच एवर इज लेस। थर्ड मैंने बताया था प्रोफेशनल टैक्सेस, वॉट एवर द अमाउंट इज एक्चुअली पेड और एक्चुअली पेड बाय द एम्प्लॉय ऑन दिस अकाउंट शैल बी डिडक्टेड एट ऑल, दैट्स इट। सेक्शन 17 हमको आज करना था, लेकिन 17(1) की डेफिनेशन मैंने बता दी थी। डेफिनेशन ऑफ सैलरी: बेसिक सैलरी, वेजेस, एन्युटी, पेंशन, ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड, लीव इनकैशमेंट, बोनस, फीस, कमीशन, एडवांस सैलरी, एरियर ऑफ सैलरी, सेक्शन 80C, CD और एक छूट रहा है, कोई भी छूट रहा है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे। आज हम लोग को मैंने कहा था इस चैप्टर की आत्मा देखेंगे जो भटकती है। कौन सी है? सेक्शन 17(2), एंड दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। क्या है? हम लोग के पूरे लेक्चर्स, मैक्सिमम ऑफ जो लेक्चर चलेंगे वो इसी परक्विजिट्स को ही कवर करेंगे, रिटायरमेंट बेनिफिट्स को कवर करेंगे और अलावेंसेस को कवर करेंगे। 3 चीजों को कवर करता है बेसिकली ये चैप्टर। आज हम लोग डेफिनेशन ऑफ परक्विजिट्स देख रहे हैं। परक्विजिट्स एंड अलावेंसेस, ये 2 वर्ड्स आपके सामने बार बार आएंगे। क्या है ये परक्विजिट्स और क्या है ये अलावेंसेस? परक्विजिट्स का मतलब होता है बेनिफिट्स इन काइंड। बेनिफिट्स इन काइंड, सुनिए बाबू, करिएगा, टाइम लगेगा 10 से 15 मिनट, ठीक है ना, बैठिए, चाय पिलाइएगा। बेनिफिट्स इन काइंड एंड अलावेंसेस का मतलब होता है बेनिफिट्स इन कैश। मैंने आपको एक ही चीज का बेनिफिट देना है सर, एक ही चीज का बेनिफिट देना है। मैंने अपने एम्प्लॉय को बुलाया, कहाँ रहते हो? कहता है किराए के मकान में। तो मैंने कहा क्यों किराया देते हो? मेरे पास मकान पड़ा हुआ है, ले लो, रखा हुआ है। कहता मालिक वो आपका है, यहां आपने भी किराए पर लेकर देना है। मैंने कहा तुमसे क्या लेना देना भाई, यू जस्ट वांट टू गेट द बेनिफिट, टेक इट, बात खत्म। मैंने उसको मकान दे दिया। नाउ दिस इज द बेनिफिट विच इज प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉय इन काइंड। हमने वो बेनिफिट किस में दिया? काइंड में दिया। मैंने अपने एम्प्लॉय को इधर आओ, आया, कहाँ रहते हो? सर किराए के मकान में रहते हैं। किराया देते हो? कहाँ? कितना देते हो? 10,000। ये लो 4,000 आज से मेरी ओर से लेना, हर महीने हम 4,000 तुम्हें किराया देंगे। तो मैंने वही चीज का बेनिफिट दिया, बट इट वॉज इन कैश। अब मैं ये नहीं कह सकता इधर आओ, आएगा, कहाँ रहते हो? किराए के मकान में। एक काम करना, 4,000 किराए का भी लेना और मेरा मकान पड़ा है वहां रह लेना। दोनों दे सकते हैं, कोई एक। या तो हम सेम चीज का बेनिफिट इन कैश देंगे या तो काइंड में देंगे। मैंने अपने एम्प्लॉय को बुलाया, मैंने कहा तुम्हारे बच्चे पढ़ते हैं? बिल्कुल पढ़ते हैं मालिक। कहाँ पढ़ते हैं? स्कूल में पढ़ते हैं। और कहाँ पढ़ेंगे? तो एक बात बताओ, फीस तो देते ही होगे, फ्री में तो पढ़ेंगे नहीं। तो मैंने कहा मेरा स्कूल है, वहां एडमिशन कराओ, हम कोई फीस नहीं लेंगे या कम फीस लेंगे। मेरा अपना स्कूल है, वहां एडमिशन कराओ। नाउ आई एम जस्ट गिविंग द बेनिफिट टू हिम इन, अच्छा, काइंड में। किस में दे रहे बेनिफिट? काइंड में दे रहे। मैंने उससे कहा कहाँ पढ़ाते हो? कहा स्कूल में पढ़ाते हैं। मैंने कहा फीस लगती होगी? बिल्कुल लगती होगी। ये लो 500 रुपये हर बच्चे का कैश में, उनकी एजुकेशन के लिए, जिसको हम कहेंगे एजुकेशन अलावेंसेस। बात समझ में आया? यहां पर हम लोग जब हाउस दे रहे थे तो उसको कह रहे थे हाउस रेंट अलावेंसेस।
और जब एजुकेशनल फैसिलिटीज दे रहे हैं इन कैश तो एजुकेशनल अलाउंसेस, और उसी को जब हम घर देते हैं बेनिफिट तो रेंट फ्री अकोमोडेशन का नाम देते हैं, और जब वही बेनिफिट हम एजुकेशन के लिए देते हैं तो एजुकेशनल बेनिफिट्स देते हैं। हाँ या ना, फ्री एजुकेशन का नाम देते हैं। इसी तरह हॉस्टल में रहने का, या तो हम अपने हॉस्टल में रह पाएंगे या तो उसको कैश दे देंगे बेनिफिट, या तो मैं कहूंगा देखो बीमार हो जाना ना तो हमारी ओर मत देखना। कब? मैं उसको हर महीने 1000 मेडिकल बेनिफिट देता हूं, हर महीने 1000 रुपए मेडिकल अलाउंसेस देता हूं कैश में। हर महीने कितना दे रहा हूं? 1000। मैंने कहा आगे से कभी बीमार हो ना मेरी ओर मत देखना, सीधे हॉस्पिटल जाना, पैसा दिया है वहां से इलाज करवाना। दूसरा, कभी बीमार होना ना हमको बताना, हम तुम्हारा इलाज करवाएंगे। मेरी बात समझ में आई? तो वो बेनिफिट है, मेडिकल बेनिफिट्स, मेडिकल ट्रीटमेंट, क्लियर, इन काइंड, और दूसरा इन कैश। अब समझ में? डायरेक्टली इंप्लॉय को देना या वही चीज बेनिफिट के तौर पर प्रोवाइड करना, दोनों में फर्क है। जब वो कैश में जाता है तो बेनिफिट्स इन कैश, और यू कैन से दिस इज एन अलाउंसेस, अदरवाइज इट वुड बी ट्रीटेड एज एन परक्विजिट्स। एक आएगा मेडिकल ट्रीटमेंट में जिसमें तुम लोग को लगेगा अलाउंसेस है, बेसिकली वो अलाउंसेस नहीं होगा, वो परक्विजिट होगा। देखेंगे क्यों। डेफिनेशन ऑफ परक्विजिट्स, तो अब समझ में आया परक्विजिट्स और अलाउंसेस में क्या डिफरेंस है? क्लियर? परक्विजिट कहता है कि परक्विजिट इंक्लूड्स, सेक्शन 17(2) का पहला पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, परक्विजिट इंक्लूड्स रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय। क्या प्रोवाइड किया? अकोमोडेशन, घर रहने के लिए, रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय। दूसरा, मैंने कहा 10,000 आपका किराया लग रहा था, मैंने आपको 5,000 रुपए दिए, मैंने आपको 5,000 रुपए दिए। हाँ या ना, वो हर महीने में दे रहा था, दैट वाज हाउस रेंट अलाउंसेस, कैश में दे रहा था मैं। रेंट फ्री कंसेशनल अकोमोडेशन क्या होता है? कंसेशनल रेंट अकोमोडेशन क्या होता है? कि मैंने घर लिया, मैं मालिक, मैंने घर लिया, मैंने अपने एम्प्लॉय से बोला जा इस घर में रह, अब तुम्हें केवल 4,000 देना है, मैं तो टोटल 7,000 का पेमेंट कर रहा, आई एम पेइंग टुवर्ड्स रेंट ₹7,000, आई एम चार्ज ओनली ₹4,000 आउट फ्रॉम योर सैलरी। It means directly or indirectly I am giving you the benefit in kind of ₹3,000. Yes or no? हाँ या ना? अरे 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 सर कैश है ना, ये तो कैश था ना, और एक कैश दिया नहीं, मैंने उल्टा कैश लिया एक तरह से। हाँ, अरे मैं आपको रेंट के नाम पर कैश देता हर महीने, ये लो रेंट पे करो, तो आप मुझसे कैश लेते और अपना रेंट पे करते। यहां पे मैंने कहा मुझे रेंट देना है, 10,000 का किराया है, चल 4,000 तू ला, 6,000 में मिला करके पेमेंट करूंगा। मैंने आपको कुछ दिया कहां? मैंने घर के सिवाय आपको कुछ नहीं दिया, और कैश के नाम पर उल्टा आपसे लिया, और अलाउंसेस में मैंने आपको दिया। फर्क तो समझो, अभी भी कंफ्यूजन है ना? हाँ। ये इसको हम मालिक बना लेते हैं, हम इसके एम्प्लॉय बन जाते हैं, ठीक है, तब इसको ज्यादा समझ में आएगा। जब अपने ऊपर पड़ती है, आदमी को जेब से निकलता है, तब समझ में आता है कि नहीं? मैं एम्प्लॉय, मैं इसके पास गया तो इसने कहा तुम कहाँ रहते हो? मैंने कहा मेरा मकान है, किराए पर है। तो इसने कहा एक काम करो, ये लो 5,000 रुपए। इसने मुझे 5,000 रुपए दिए, आपने मुझे 5,000 रुपए दिए, तो मैं वो हर महीने आपसे चार्ज कर रहा हूं मालिक, ठीक है ना? अरे तो गलत क्या है? हर महीने मैं आपसे ले रहा हूं, आई एम एन एम्प्लॉय, मैं आपसे 5,000 रुपए ले रहा हूं और मैं उस अपने मकान मालिक को दे रहा हूं। आई एम एन एम्प्लॉय, मैं ले रहा हूं आपसे और वहां दे रहा हूं, तो मुझे जो हर महीने मिल रहा है दैट इज एन अलाउंसेस। दूसरा, आपने कहा कि अरे भाई मेरा घर पड़ा हुआ है, तुम इधर उधर रह रहे हो, यहां कर रहे हो। मैंने कहा किराया ज्यादा है। अरे तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, तुम हमें केवल 4,000 रुपए दे देना, तुम हमें केवल 4,000 दे देना, हम उसको कितना दे रहे हैं, तुम्हारा क्या टेंशन। तो उल्टा लिया या दिया इस केस में? तो उल्टा हो गया ना, तो हमको मिला कहां कुछ। अब समझ में आया? तो दिस इज नोन एज कंसेशनल रेंट अकोमोडेशन। क्लियर हुआ? यानी 100% फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं था, मींस एम्प्लॉय वॉज चार्ज समथिंग, ठीक है ना, कुछ ना कुछ उससे चार्ज किया गया था। क्या केवल मकान का ही बेनिफिट मिलता है क्या? मकान के अलावा कोई बेनिफिट नहीं दिया जा सकता?
कई सारी चीज़ें होती हैं जो मकान के अलावा मिलती हैं, जैसे अगर मकान के अलावा कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बेनिफिट दे रहा है ईदर एट फ्री ऑफ कॉस्ट और एट कंसेशनल रेट, जैसे मकान था या तो फ्री में दिया था या तो कंसेशन पर दिया था, उसी तरह एम्प्लॉयर उस मकान के अलावा, हो सकता है मकान दिया हो ना दिया हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मकान को छोड़कर कोई और बेनिफिट देता है या तो फ्री ऑफ कॉस्ट या कंसेशनल रेट पर। कई सारी चीजें होंगी, लिस्ट आएगी, टेंशन ना लेना अभी। तो वो भी हमारा कहलाता है परक्विजिट्स। तो पहला मैंने बताया रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय, दूसरा मैंने बताया कंसेशनल रेंट अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय, तीसरा मैंने बताया एनी बेनिफिट अदर देन अकोमोडेशन, एनी बेनिफिट प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय ईदर एट फ्री ऑफ कॉस्ट और एट कंसेशनल रेट, दैट्स इट। क्लियर है? हाँ या ना? सर इसमें एक वर्ड लिखा है तो 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है ना, पहले हम कंप्लीट कर ले फिर इस पर आएंगे। नेक्स्ट लिखा है एनी सम पेड बाय एम्प्लॉयर, एनी सम पेड बाय द एम्प्लॉयर इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय, या कह सकते हैं ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉय इज मेड बाय द एम्प्लॉयर, दैट्स इट। अगर एम्प्लॉय का कोई ऑब्लिगेशन मालिक पूरा कर रहा है, एम्प्लॉय का ऑब्लिगेशन मालिक पूरा कर रहा है, कहता है कि एनी ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉय इज मेट बाय द एम्प्लॉयर, कोई भी एम्प्लॉयर का एम्प्लॉय का ऑब्लिगेशन अगर एम्प्लॉयर पेमेंट करे, एम्प्लॉय का ऑब्लिगेशन कौन पेमेंट कर रहा है? एम्प्लॉयर, वो भी हमारा परक्विजिट्स है। किसका ऑब्लिगेशन है? एम्प्लॉयर पेमेंट कर रहा है। बिजली का बिल हमें देना है, पेमेंट सेठ जी करेंगे। हां, बच्चों की फीस हमें देनी है, पेमेंट एम्प्लॉयर करेंगे। बच्चों की फीस किसको देनी है? हमें देनी है, पेमेंट कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर कर रहा है। अच्छा, अगर मेरा कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, क्या है? उसका पेमेंट भी मालिक कर रहा है। पहला मैंने बताया रेंट फ्री अकोमोडेशन, कंसेशनल रेंट अकोमोडेशन, ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉय इज मेट बाय द एम्प्लॉयर, any benefit which is provided by employer to the employee either at free of cost or at concessional rate। मैंने एक वर्ड छोड़ दिया है और मैंने बताया कि अगर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट मालिक करता है एम्प्लॉय का, तो वो भी हमारा परक्विजिट्स है। एनी सम पेड अगेंस्ट द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ द एम्प्लॉय इज अ परक्विजिट। क्लियर हुआ? यहां तक तो पहले क्लियर कर लो, ये बेसिक चीजें थी जो हम लोग का परक्विजिट था। मैं फिर बोलता हूं इत्मीनान से। मैंने कहा कि अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉइज को बेनिफिट देता है इन काइंड, कैश में ना देकर काइंड में बेनिफिट देता है, वो आता है परक्विजिट्स। उसको हम कहते हैं परक्विजिट। पहला बेनिफिट एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को दे सकता है मकान का, रेंट फ्री अकोमोडेशन। आपको रेंट पे करने की जरूरत नहीं है, मैं मालिक हूं, आप एम्प्लॉय हैं, ले जाओ मकान, रहो इसमें, आपको रेंट देने की जरूरत नहीं। दैट इज नोन एज, अब मैं उसका रेंट दे रहा हूं नहीं दे रहा हूं, यू आर नॉट कंसर्न विद दैट, यू आर गेटिंग द बेनिफिट इन काइंड। यस और नो? दूसरा, कंसेशनल रेंट अकोमोडेशन। कंसेशनल रेंट अकोमोडेशन का मतलब होता है कि जो 10,000 का मकान है, मैं आपसे केवल 4,000 ले रहा हूं और मैं उसको दे रहा हूं, तो इसका मतलब यू आर गेटिंग द बेनिफिट ऑफ ₹10,000 ओनली बाय पेमेंट ऑफ ₹4,000। यस और नो? आपको 6,000 का बेनिफिट इन काइंड मिला ना, घर मिला ना फ्री में 6,000 का। दूसरा, कंसेशनल रेंट अकोमोडेशन। तीसरा मैंने कहा एनी बेनिफिट विच इज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉई, या तो फ्री ऑफ कॉस्ट में या कुछ पैसा लेकर सस्ते दाम पर, इधर एट फ्री ऑफ कॉस्ट और एट कंसेशनल रेट। और आगे मैंने वर्ड छोड़ दिया। नेक्स्ट,
एनी सम पेड ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉय या ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉय इज मेट बाय द एम्प्लॉयर। मेरी कोई जिम्मेदारी मेरा मालिक बर्दाश्त कर रहा है, मेरी जिम्मेदारी मेरा मालिक बर्दाश्त कर रहा है। बिजली का बिल आता है मेरे नाम से, मालिक कहता है मैं दूंगा। जिम्मेदारी किसकी? मेरी, एम्प्लॉय की। पेमेंट कौन कर रहा है? मालिक। तो मुझे तो फायदा मिला ना, एंड दैट इज नोन एज परक्विजिट्स बिकॉज आई एम गेटिंग द बेनिफिट इन काइंड। मुझे कैश नहीं दे रहा वो कि ये लो कैश, जाकर बिजली विभाग में पेमेंट कर देना। ही इज पेइंग माई ऑब्लिगेशन डायरेक्टली टू द डिपार्टमेंट। मेरे बच्चों की फीस है, मालिक कहता है मैं दूंगा। अच्छा दे दो। हाँ, बात समझ में आई? अगर एम्प्लॉय का लाइफ एनी सम पेड अगेंस्ट द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ द एम्प्लॉय इज ऑल्सो अ परक्विजिट। अगर मेरा कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, प्रीमियम है, उसको मालिक पेमेंट कर रहा है तो वो भी मुझे परक्विजिट्स मिल रहा है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीजों पर। ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, मतलब बढ़ता इन द सेंस परक्विजिट्स पहले इसके अलावा एक था लास्ट, उसमें 2 और ऐड किया गया, फिर एक और किया गया, ठीक है ना? तो लिस्ट लंबी होती चली जा रही है। अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को स्वेट इक्विटी शेयर्स का अलॉटमेंट करता है फ्री में या कम दाम पर, तो वो भी परक्विजिट है। मालिक है, मालिक के शेयर्स हैं, मालिक कंपनी है मेरी, और उसके पास शेयर कैपिटल है। वो शेयर कैपिटल मार्केट में जानते हो 200-200 रुपए का सेल होता है। वो शेयर कितने का सेल होता है? एक शेयर का दाम 200। मालिक ने हमसे कहा तुम मेरे एम्प्लॉय हो, एक काम करो, तुम 200 रुपए का शेयर मत लो, तुम केवल 60 रुपए दे दो ना, हम तुम्हें अपना शेयर दे दे रहे हैं। देखो, ओनली बाई पेइंग ₹60 आई विल बिकम द ओनर ऑफ द कंपनी। हाँ या ना? पक्की बात है ना? तो मुझे वो कम क्यों किया गया? क्योंकि मैं एम्प्लॉय हूं। हो सकता है मुझे फ्री में दे दिया जाता, 200 रुपए भी ना लिए जाते, हो सकता है केवल 10 रुपए चार्ज किया जाता। तो जो डिफरेंस होता मार्केट वैल्यू से उस चार्ज अमाउंट का, वो मेरे लिए क्या कहलाएगा? परक्विजिट। इज इट क्लियर? अच्छा, अब आते हैं एक लास्ट, पहले खत्म कर लें ये, द वैल्यू ऑफ एनी अदर फ्रिंज बेनिफिट्स। कोई भी ऐसा फ्रिंज बेनिफिट जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में आनुषांगिक लाभ। क्या होता है ये फ्रिंज बेनिफिट? ढंग से समझना। छोटे मोटे फायदे होते हैं। एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को मोबाइल फोन की फैसिलिटी दे सकता है, नहीं दे सकता? दे सकता है। फ्री लोन दे सकता है, इंटरेस्ट फ्री लोन दे सकता है ना, क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी दे सकता है, लैपटॉप की मींस देयर आर सो मेनी अदर बेनिफिट्स व्हिच एम्प्लॉयर कैन प्रोवाइड टू द एम्प्लॉय। दोज थिंग्स आर नोन एज फ्रिंज बेनिफिट्स। देखेंगे, लिस्ट आएगी आपके सामने, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और टेंशन भरा, यह है आपका पॉइंट, द अमाउंट। यानी कोई भी जो नीचे लिस्ट दिए ना, इन 3 में से कोई एक, ध्यान दें इधर, इन 3 में से कोई एक, इन 3 में से कोई एक, या इन तीनों का कोई जोड़, या इनमें से कोई भी अमाउंट, 2 हो 3 हो, कोई भी कॉम्बिनेशन हो, अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट्स ऑफ एनी कॉन्ट्रीब्यूशन मेड टू द अकाउंट ऑफ द एसएससी बाय द एम्प्लॉयर। अभी तक तो यही जान रहे हैं कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बेनिफिट दे रहा है, तो भैया यही बोलो ना कौन कौन सी चीजें हैं, कौन सी वो 3 चीजें मिलकर या अलग अलग या किसी कोई परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनता हो। इज इट क्लियर? कहता है इन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, अगर अमाउंट देता है, कंट्रीब्यूशन करता है एम्प्लॉयर, किस अकाउंट में? रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के आरपीएफ में कुछ पैसा लगाता है, भविष्य निधि में पैसा लगाता है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कुछ पैसा लगाता है, या फिर या और इधर एंड, मतलब दोनों को एंड भी कर सकते हो और भी कर सकते हो। सेक्शन 80C CD का कंट्रीब्यूशन याद आया होगा, पेंशन फंड, जो मैंने कहा था जब सेक्शन 80 पढ़ाएंगे तो डिटेल में उसकी टर्म्स कंडीशन बताएंगे। 80C D के हिसाब से जो पेंशन फंड है उसमें एम्प्लॉयर कोई कंट्रीब्यूशन कर रहा है, तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कर रहा है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कर रहा है सेक्शन 80C D के पेंशन फंड में, या एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कर रहा है अप्रूव्ड सुपर एनुएशन में। अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड में, अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड में ये क्या होता है
कि एक एम्प्लॉय रिटायर करता है, रिटायरमेंट के समय एम्प्लॉयर को कई सारी चीजों का पेमेंट करना पड़ता है। ग्रेच्युटी का पेमेंट करेगा, प्रोविडेंट फंड का पेमेंट करेगा, लीव इनकैशमेंट का पेमेंट करेगा। देयर आर सो मेनी बेनिफिट्स विच एम्प्लॉय कैन गेट एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के समय कई चीजों का बेनिफिट मिलता है। तो भैया कई चीजों का बेनिफिट ना लेकर के भैया तुम जब तुम रिटायर हो रहा ना, एक मोटा मोटी पैसा ले लेना, कई अलग अलग चीजें ना ला करके एक। बात समझ गए? सुपर एनुएशन फंड। तो अगर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के लिए कंट्रीब्यूशन देता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, सेक्शन 80C CD के पेंशन फंड में या अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड में, इन टोटालिटी 7,50,000 तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 7.5 लाख रुपए एक साल से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, उसको परक्विजिट्स मान लिया जाएगा। टू द एक्सटेंट इट एक्सीड्स 7,50,000 इन अ प्रीवियस ईयर, दैट्स इट। अब समझ में आई बात? क्लियर है? अभी कुछ मत पूछो, हमको पूरा कर लेने दो, उसके बाद आराम से क्वेश्चन आंसर राउंड खेलेंगे। मैं एक बार फिर पढ़ा देता हूं ताकि और भी जो डाउट्स हैं वो दूर हों। मैंने कहा कि एक परक्विजिट्स किसे कहते हैं? परक्विजिट्स जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को काइंड में बेनिफिट देता है, कैश में नहीं देता, काइंड में बेनिफिट देता है। रेंट फ्री अकोमोडेशन, कंसेशनल रेंट अकोमोडेशन, कोई भी ऐसा बेनिफिट जो फ्री में हो या कंसेशनल रेट पर हो इन केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, एनी ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉय इज मेट बाय द एम्प्लॉयर, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, एनी सम पेड टू गेट द एश्योरेंस ऑफ लाइफ ऑफ द एम्प्लॉय, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। मैंने नेक्स्ट बताया अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को स्वेट इक्विटी शेयर जो मार्केट वैल्यू से कम पर देता है या फ्री में देता है वो आ जाएगा। मैंने बताया अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को फ्रिंज बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है तो वो भी हमारे यहां पर कवर हो जाएगा। और मैंने अभी लास्ट में बताया कि अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के अमाउंट में कंट्रीब्यूशन करता है इन 3 अकाउंट्स में, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड में, सेक्शन 80C CD के पेंशन फंड में, अप टू ₹5 लाख तो ठीक है, लेकिन इन एक्सेस ऑफ ₹7,50,000 इट वुड बी ट्रीटेड एज अ परक्विजिट्स। हाँ बोलो, अब बोलो। अप टू ₹7,50,000 ना आएगा ना, काहे टेंशन ले रहे हो? दिमाग में सेट हो गया ना, 750 मैंने बताया है ना, तो अभी तो वही चीजें सेट करनी है। इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है वो मुझे डिस्कस करना है। अभी तो बहुत लंबा गेम चलेगा, अभी तो शुरू हुआ। हाँ तो अभी टेंशन नहीं लेने का, अभी केवल दिमाग में सेट करना है 750 तक माफ, बस। हाँ जी, अच्छा अब आते हैं, ये लास्ट है, इसके बाद कुछ नहीं बचा है इसमें। परक्विजिट की डेफिनेशन खत्म हो जाएगी, आगे की कहानी शुरू होगी। एनुअल एक्रीशन, एनुअल एक्रीशन या तो इंटरेस्ट के नाम पर हो सकता है, डिविडेंड के नाम पर हो सकता है, या किसी भी दूसरे अमाउंट के थ्रू हो सकता है। ड्यूरिंग द प्रीवियस टू बैलेंस एट द क्रेडिट ऑफ द फंड अबव जी। ओके, इसमें अगर कोई भी एनुअल एक्रीशन होता है, बस सीधे से ये बोलो ना, इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, इसका मिल रहा है यहां पर। भाई पैसा मैंने डाला 10,000, उसमें 1,000 इंटरेस्ट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, डिविडेंड का पैसा बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, तो जो एनुअल एक्रीशन हो रहा है उसमें भी प्लस हो रहा है, उसकी बात कर रहा है। टू द एक्सटेंट इट रिलेट्स टू द कंट्रीब्यूशन रेफर टू द सेट सब क्लास विच इज इंक्लूडेड इन टोटल इनकम अंडर द सेट सब क्लास प्रीवियस ईयर कंप्यूटेड एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। तो इतनी लंबी कहानी गाया गया था, क्यों गाए? सीधे ये बोल देते ना कि ऊपर वाले पॉइंट में जो भी एनुअल एक्रीशन होगा दैट वुड आल्सो बी ट्रीटेड एज अ परक्विजिट। बात खत्म हो गई ना? हाँ या ना? इतनी कहानी गाने की क्या जरूरत थी? चले तो ये आपका परक्विजिट की डेफिनेशन इज ओवर, डन 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 डन। एक चीज मैंने नहीं बताई, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, हु इज टू बी सेड एज एन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। किसको हम स्पेसिफाइड एम्प्लॉय बोलेंगे? 3 तरह के लोगों को हम स्पेसिफाइड एम्प्लॉय बोलते हैं। 3 तरह के लोगों को हम स्पेसिफाइड एम्प्लॉय बोलते हैं। अब तो नॉर्मली इतना, मतलब इतने सालों से कोई अमेंडमेंट नहीं आया, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और इसमें आज तक अमेंडमेंट ही नहीं आया। मतलब अब तो प्यून भी स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो गया, सोच लो। मतलब अभी पहला बोलेगा डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, तो समझ में आती है डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। अच्छा, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होता है डायरेक्टर? हाँ होता है। स्पेसिफाइड एक विशिष्ट कर्मचारी होता है, लेकिन वो कर्मचारी भी स्पेसिफाइड माना जाएगा जिसकी मॉनिटरी सैलरी एनुअल 50,000 से ऊपर हो। अब बताओ कितना पुराना है, आज तक नहीं चेंज कर पाए। अब कम से कम इसको 5 लाख तो करो। बात समझ में आई है कि नहीं?
तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय वो होता है जिसकी सैलरी मॉनिटरी सैलरी 50,000 से अधिक हो। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय वो होता है जो डायरेक्टर होता है। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय वो होता है जो किसी कंपनी में, यानी जिस कंपनी में वो काम कर रहा है उसी कंपनी में वोटिंग पावर उसका 20% से अधिक है। जिस पार्टनरशिप फॉर्म में काम कर रहा है उसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसका 20% से अधिक है। जिस कंपनी में वो काम कर रहा है उसमें उसका शेयर कैपिटल यानी वोटिंग पावर 20% से अधिक है। मेरी बात समझ में आ रही होगी। वो कहलाता है स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय में जब आपने एक उसको कवर किया, डायरेक्टर को, एक कवर किया 20% से अधिक का वोटिंग पावर रखने वाले को, और एक तीसरे को लाकर धड़ाम से जमीन पर गिरा दे रहे हो, 50,000 रुपए जो सालाना पाएगा। अरे भाई, तो 5,000 से ऊपर तो हर कोई पाता है आज की डेट में। गवर्नमेंट नहीं छोड़ेगी अगर किसी को 5,000 7,000 से कम देंगे तो नहीं। तो कहने का मतलब ये कि 50,000 से ऊपर मॉनिटरी बेनिफिट लेने वाले को भी, मॉनिटरी यानी उसका इन हैंड 50,000 आना चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तो वो भी स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कहलाएगा। क्लियर हो गया? पक्की बात है। तो अब मैं वो सेंटेंस रिपीट कर देता हूं। एनी बेनिफिट विच इज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय ईदर एट फ्री ऑफ कॉस्ट और एट कंसेशनल रेट ओनली इन द केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। नाउ इट इज फुल एंड फाइनल। तो जो मैंने बोला था कि अगर एम्प्लॉयर मकान के अलावा एम्प्लॉय को कोई और बेनिफिट देता है, मकान के अलावा कोई और बेनिफिट देता है, तो चाहे वो फ्री में हो चाहे कम दाम पर हो, वो केवल टैक्सेबल होगा तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के केस में टैक्सेबल होगा, बाकी किसी एम्प्लॉय के केस में टैक्सेबल नहीं होगा। वहां माफ है। यानी अगर नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को कोई बेनिफिट दिया गया वो माफ है, लेकिन बाकी नहीं है। अगर एम्प्लॉय का कोई ऑब्लिगेशन एम्प्लॉयर दे रहा है तो भैया वो माफ नहीं है। सर डिफरेंस बता दीजिए, एक एग्जांपल तो दे दीजिए, क्यों टेंशन दे रहे? दे दे एक एग्जांपल। यहां पर दे रहे हैं? नहीं, छोड़ देते हैं, तुम लोग नहीं तो आगे फंसोगे नहीं। ठीक है, बताएंगे, चिंता मत करो, आएगा, अभी जल्दी आ जाएगा। 17.3 डेफिनेशन मैंने आपको अब तक जो बताया इस चैप्टर में, हाँ, सेक्शन 14 there are 5 heads of income। 14A मैंने बताया, if any income is exempt then the related expenditures are disallowed। सेक्शन 15 मैंने बताया, चार्जिंग सेक्शन ऑफ सैलरी ड्यू बेसिस और रिसीट बेसिस व्हिचएवर इज अर्लियर एंड एरियर ऑफ सैलरी बट सब्जेक्ट टू सेक्शन 89(1)। सेक्शन 16(1)A मैंने बताया स्टैंडर्ड डिडक्शन। सेक्शन 16(2) मैंने बताया एंटरटेनमेंट अलाउंसेस। सेक्शन 16(3) मैंने बताया प्रोफेशनल टैक्सेस। 17(1) की डेफिनेशन मैंने बताई सैलरी की, अभी अभी मैंने खत्म किया 17(2) डेफिनेशन ऑफ परक्विजिट। इज इट क्लियर? अब आते हैं डेफिनेशन ऑफ प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, दैट इज योर सेक्शन 17(3)। अब इसमें तुम लोग मजे लेना, मजे वाली चीजें आएंगी। बोलूं? नाम है इसका वेतन के स्थान पर लाभ। यानी आई एम एन एम्प्लॉयर, मैं मालिक हूं, आप मान लेते हैं एम्प्लॉई हैं, मैं आपको सैलरी ना दे करके सैलरी के बजाय कुछ और देता हूं। अगर ये सेक्शन यहां ना होता तो शायद ये 3 चीजें कहां टैक्सेबल होती, गॉड नोज। बात समझ में आई? सर वो हैं क्या? मैंने कहा सैलरी हेड में टैक्सेबिलिटी होने के लिए यह जरूरी है कि 2 लोगों के बीच में रिलेशनशिप होना चाहिए, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का। तो एम्प्लॉय को जो कुछ भी मिलेगा अपने एम्प्लॉयर से वो सब सैलरी का हिस्सा है। लेकिन वो तब सैलरी का हिस्सा है जब 2 लोगों के बीच में किस चीज का रिलेशनशिप हो, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का, मालिक और नौकर का। ठीक है, तो इसको जो कुछ भी मिलेगा वो सब सैलरी में जाएगा। क्या इसके पहले कभी किसी बंदे को नौकरी में ना रहते हुए भी सैलरी पाते हुए देखा है? नहीं समझ में आई बात? हाँ, रिटायरमेंट के बाद भी वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप रहता है। क्या बात कर रहे हो? क्या कभी किसी बंदे को एम्प्लॉयमेंट ज्वाइन वो 2 साल बाद कर रहा है लेकिन वो पिछले 2 साल से सैलरी पा रहा है?
ज्वाइनिंग उसकी हुई है 2022 से, पा रहा है 2020 से सैलरी अमाउंट। नहीं देखा ना, अभी अब समझ में आएगा। देखा है, सुना है, ध्यान नहीं जा रहा है। किसी को निकाल बाहर कर दिया भाई नौकरी से, उसके बाद भी हम उसको सैलरी दे रहे हैं। देखा है क्या ऐसा कभी? नहीं देखा, अब देखोगे। ठीक है ना, ये है पहला पॉइंट, ये है पहला। ठंड लग रही है क्या? एनी पेमेंट, कोई भी पेमेंट जो ड्यू है या रिसीव्ड होती है किसी पर्सन को बिफोर ज्वाइनिंग, उड़ी बाबा, ज्वाइनिंग के पहले का कोई अमाउंट मिल रहा है या नौकरी छोड़ने के बाद का कोई अमाउंट मिल रहा है। अभी तक हम लोग यही जानते थे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होगा तो ही उसको जो कुछ मिलेगा वो सैलरी हेड में होगा, लेकिन ज्वाइनिंग के पहले का अमाउंट मिल रहा है या नौकरी से निकालने के बाद का अमाउंट मिल रहा है, तो वो भी हमारा प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी कहलाएगा और वो हमारा टैक्सेबल होगा अंडर द हेड सैलरी। सर कोई एग्जांपल दे दीजिए। मैं प्रैक्टिकल बताता हूं जो मैंने देखे हैं, ठीक है ना, बुक्स में तो नहीं मिलेगा, लेकिन हमने जो प्रैक्टिकल देखे हैं वो मैं बताता हूं। एक बंदा आया, कहा कि हमको मेरी ऑफिस से 6 साल से निकाला जा चुका है, आई एम अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मेरे ऊपर कुछ चार्जेस लगाकर निकाल दिए गए और अब मैं कोर्ट केस लड़ रहा हूं। जब निकाल दिया गया तो क्या उसको सैलरी भी मिलेगी? नहीं। अब काहे की सैलरी जब निकाल दिया गया, सैलरी नहीं मिल रही और वो फाइट कर रहा है, उस डिपार्टमेंट के साथ लड़ रहा है केस गवर्नमेंट के पास कोर्ट में। 10 साल बाद उसकी जीत होती है। वो 10 साल घर पे बैठा था, 10 साल बाद वो जीत जाता है तो उस 10 साल का पूरा अमाउंट उसके अकाउंट में आएगा। यानी उस समय का आता है अमाउंट जब वो उसका सेसेशन हो चुका था, नौकरी से निकाला जा चुका था। अब बात समझ में आई? तो कहाँ टैक्सेबल होगा? सैलरी में। लेकिन वो सैलरी नहीं मिली, वो प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी था। सैलरी नहीं कर सकते बिकॉज ही वॉज नॉट वर्किंग ओवर देयर एट दैट टाइम। सैलरी के बदले उसको एक बेनिफिट मिला, टोटल अमाउंट मिला। अब समझ में आई? ज्वाइनिंग का क्या है? जब मैं पढ़ता था यूनिवर्सिटी में तो एक मायावती का समय आया था, मायावती सीएम थी, उन्होंने एक बॉन्ड निकाली थी समूह ग की परीक्षा। मैं कभी इंटरेस्ट नहीं लेता था इन सब चीज़ों में कि गवर्नमेंट की जॉब अप्लाई करनी है, तो मेरे दोस्त खड़े रहते थे वहाँ पर, फॉर्म भरते रहते थे, हम मुंह फेर कर खड़े रहते थे, हमको तो सीए बनना है, ठीक है ना। हम कभी देखते भी नहीं थे, लेकिन वो लोग कहते थे समूह ग समूह, हमें भी नहीं समझ में, आज तक नहीं समझ में आया। तो वो समझ में आया कि कैटेगरी सी, ठीक है ना, जो फर्स्ट ग्रेड की जॉब होती है, सेकंड ग्रेड की और थर्ड ग्रेड की, तो कैटेगरी सी वाले में उन लोग को फॉर्म भरना था। तो वो लोग बात कर रहे थे, उन्होंने फॉर्म भरा, इंटरव्यू अरे एग्ज़ाम दिया, पास हो गए। जो पास हुआ, नाउ दे आर वेटिंग फॉर द कॉल कि आइए इंटरव्यू दीजिए, फाइनल सिलेक्शन होगा। इंटरव्यू भी हो गया, ज्वाइनिंग होना था। ज्वाइनिंग होने से पहले सरकार बदल गई, मुलायम सिंह की सरकार उसने कहा सब बर्बाद, सबको रोको, किसी का नहीं अपॉइंट करेंगे। उसने रोक लगा दी। अब एक तरह से उन लोग को हाँ हो चुकी थी और उसके बाद रोक लग गई। वो लोग सारे के सारे पहुंच गए कोर्ट कि भाई हमारी तो ज्वाइनिंग केवल बची थी, सब हो गया था, ज्वाइनिंग बची थी, सब हो गया था, केवल हमको ज्वाइन करना था, रोक दिया गया। 10 साल बाद कोर्ट का केस आया था। अब 10 साल तक आदमी घर पे बैठा है, आएगा कोर्ट केस आएगा, तब हम तनख्वाह पाएंगे, तब हम अपने बच्चों को खिलाएंगे पिलाएंगे। क्यों? तब तक तो बेरोजगार रहेंगे। ऐसे ही होता है ना। हाँ, कोर्ट केस लड़ रहे हैं, उधर से कोई दूसरी जॉब पा गया, कोई किसी गवर्नमेंट जॉब में लग गया, कोई अपना बिजनेस खोल लिया, कोई है कि नहीं। तो 10 साल बाद कोर्ट का केस आया और बुलाया गया, आओ आओ ज्वाइन करो। अब कहाँ तक लेटर पहुंचेंगे? किसी का एड्रेस चेंज हो चुका था, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया। लेकिन हाँ, उन 10 सालों का जो लोग पहुंचे होंगे दौड़ दौड़ कर, हम अभी भी बेरोजगार हैं, तो वो लोग पहुंचे तो उनको पैसा मिला उस 10 साल का। अब बात समझ में आई? क्लियर हुआ? इसको कहते हैं बिफोर ज्वाइनिंग। अब आपको सैलरी तो नहीं दे सकते बिकॉज यू वेर नॉट एन एम्प्लॉय एट दैट टाइम, हाँ या ना। लेकिन हाँ, आपको वही सैलरी का अमाउंट अब मिल रहा है, तो कहां टैक्सेबल करें? तो वो जाएगा प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी में, सैलरी हेड में ही। अब क्लियर हुआ?
मैंने अपने मालिक ने हमसे बोला था कि भाई तू मेरे यहाँ जॉब करेगा, हर महीने तुझे 20,000 रुपये मिलेंगे और जब 5 साल खत्म होंगे ना तो मैं 5,000 बढ़ा दूंगा। ये बात उसने कमिट किया 2018 में मेरे साथ। कब किया था कि जब मैं 18 में उसके पास जॉब करने गया तो उसने कहा 20,000 का पे रहेगा, 5,000 में आपका 5 ईयर्स के बाद इंक्रीमेंट कर दूंगा, बढ़ा दूंगा। मैंने भी कहा ठीक है। आज मैं उसके पास पहुंचा और बकायदा हम लोग के बीच में एक रिटन एग्रीमेंट हुआ था, लिखित में रिटन एग्रीमेंट हुआ था कि 2023 में हम आपका सैलरी बढ़ा देंगे। मैंने कहा ठीक है, हम भी खुश। और उसमें जाहिर सी बात है शर्तें तय होती हैं कि आपको क्या काम करना है, किस तरह से काम करना है, कब हम आपको हटा सकते हैं, कितने दिन का नोटिस देंगे, वो सारी चीजें। 5 साल बीता, सैलरी नहीं बढ़ा। मैं दौड़ा दौड़ा गया, मालिक मालिक आपने कहा था 20,000 रुपये को 25,000 करेंगे, बढ़ा दो। उसने कहा बैठ। मैं बैठ गया। कहा देखो भाई, हो गया है लोचा, आ गया है कोरोना एक ही नहीं, धंधा चल नहीं रहा, तो सैलरी बढ़ाने की बात कर रहा है। कितना है तेरी? मैंने कहा 20,000। तो कहता है 12,000 पे काम करना है मैंने कहा तो बढ़ाने आया था, इधर ही तो घटा रहा है। कह रहे 12,000 पे करना है तो बोलो। मैंने कहा मालिक हमारे बीच में रिटन एग्रीमेंट हुआ था। तो कहा लाओ। मैंने उसको कॉपी दी। कहा देखो इसके नीचे एक शर्त लिखी है कि अगर मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूं तो मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा। निकाल रहा हूं क्या? मैंने कहा नहीं। तो मैंने उसको कहा उसके नीचे देख उसको कहा लिखा हुआ है कि अगर टर्म्स कंडीशन में कभी कोई बदलाव होगा तो तू मुझे 2 लाख रुपए देगा। मालिक निकाल 2 लाख। मेरी बात समझना, पहले मैंने उसको दिखाया ऊपर, उसने दिखाया मुझे ऊपर वाला, मैंने उसको दिखाया नीचे वाला। तो जब किसी एम्प्लॉय के टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन पर, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के टर्मिनेशन यानी कि आपको निकाल रहे हैं बीच में से अचानक, तो आपको एक अमाउंट दे करके निकालेंगे। ऐसे नहीं निकाल सकते, कल से मत आना, ऐसे नहीं निकाल सकते। बात समझ में आई? तो अगर टर्मिनेट कर रहे हैं और उसमें कुछ कंपनसेशन देना है तो आपको जो कंपनसेशन मिल रहा है क्या सैलरी है? नहीं सर सैलरी तो नहीं है, लेकिन सैलरी के बदले तो है ना, तो दैट इज योर प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। अगर मॉडिफिकेशन हो गया टर्म्स कंडीशन में हमारे और आपके में कि आज से 20,000 पे नहीं 12,000 पे काम करोगे, ये लो 2 लाख रुपए, लो तुमको 2 लाख चाहिए, लो 2 लाख, 12,000 पे काम करना। बात समझ में आई? तो अगर कोई मॉडिफिकेशन होता है टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में और उसके अगेंस्ट कोई कंपनसेशन दिया जाता है, दैट इज ऑल्सो अ प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। इज इट क्लियर? अब तो डाउट नहीं है। तो प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी में हमारे 2 पॉइंट तो कवर हो गए, कंपनसेशन ड्यू टू और रिसीट इन कनेक्शन विद टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सेकंड मैंने बताया एनी पेमेंट ड्यू टू और रिसीट बाय एनी पर्सन। अच्छा देखो कितनी खास बात है इन सेक्शन में जो हम लोगों ने ध्यान ही नहीं दी। वो ये खास बात है कि जब हम एम्प्लॉय मतलब हम ज्वाइनिंग करने जा रहे थे, हमको रोक दिया गया या हमको निकाल दिया गया, तो हमारे और उसके बीच में क्या कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप था? नहीं था, क्योंकि हम तो ज्वाइन किए नहीं थे या हमको निकाल दिया गया था। जब निकाल दिया गया तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है, या ज्वाइन नहीं किया तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है। तो वहां देखो यहां पर लिखा है फ्रॉम एनी पर्सन, यानी ये कहीं नहीं लिखा है फ्रॉम एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर वर्ड नहीं लिखा है, देख रहे हैं ना। और ऊपर देखें तो लिखा है कंपनसेशन किससे मिल रहा है, टर्मिनेशन किसके यहां से होगा, एम्प्लॉयमेंट में, मॉडिफिकेशन कहां होगा, एम्प्लॉयमेंट, ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट। तो देखो यहां एम्प्लॉयर वर्ड लिखा है, समझ में आया? कहीं एग्जाम में यहां पर कहीं एम्प्लॉयर वर्ड ना लिख देना। क्लियर हुआ? क्योंकि वो नौकरी में था ही नहीं तो एम्प्लॉयर से कहां से पाएगा। क्लियर? तीसरा है कि एनी सम रिसीव्ड अंडर अ की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। सर ये की मैन क्या होता है? की मैन वो होता है जो अपने हाथ पे चाबियों का गुच्छा लेकर के घूमता है। हाँ, तो की मैन किसको कहेंगे? ये कोई ही मैन नहीं है, सुपरमैन नहीं है। हाँ, कौन है की मैन? कौन है? पियून, पियून, क्लर्क, हाँ कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। एनीबडी कैन बी, ठीक है ना। हर वो आदमी
जो जिसके बिजनेस में रहने या ना रहने से हमारे बिजनेस को फायदा या घाटा होता है, वो मेरे लिए की मैन है। अब एम्प्लॉय कोई भी हो सकता है, पीयून भी हो सकता है। बात समझ में आई? क्लियर है? मेरे लिए कोई भी एम्प्लॉय जो की मैन होगा, तो बट ऑब्वियस है अगर कल वो मेरे पड़ोसी के दुकान पे चला जाए तो मेरा की तो निकल गया, है कि नहीं? मुझे क्या होगा? लॉस होगा। मैं इंश्योरेंस करवा लेता हूं ऐसे बंदे का कि बेटा देख, अगर कल तू यहां से भागा तो तेरा लॉस हम इंश्योरेंस कंपनी से वसूल करेंगे, या तेरे को कुछ हो गया, तू दुनिया छोड़ के चला गया, तो भी मेरा नुकसान होगा बिजनेस का, तो भी मैं वो कंपनसेशन कहां से लूंगा? तो अगर ऐसे की मैन का मैं इंश्योरेंस करवाता हूं और मुझे कोई पैसा मिलता है, मैं मालिक हूं, मुझे कोई पैसा मिलता है, तो एम्प्लॉय को क्या मिला? हम ये चैप्टर तो सैलरी पढ़ रहे हैं। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? एम्प्लॉय को मिलेगा तभी तो सैलरी में टैक्सेबल होगा। मिलेगा किसको ये पैसा? मालिक को। मैंने की मैन का इंश्योरेंस करवाया, क्यों करवाया? क्योंकि मुझे घाटा हो रहा था, मैं मालिक हूं, मुझे घाटा हो रहा था मेरे बिजनेस का। यहां तो वो कंपटीटर के यहां चला गया तो मुझे घाटा हुआ, यहां तो वो उस दुनिया छोड़कर चला गया, यहां इनकैपेबल हो गया बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए, एक्सीडेंट वगैरह के कारण, तो उस केस में मेरे बिजनेस का नुकसान होगा। मेरा वो नुकसान कौन बर्दाश्त करेगा? मैं इंश्योरेंस कंपनी से लूंगा। बात समझ में आई? लेकिन टैक्सेबिलिटी एम्प्लॉय के हाथ में कैसे? अब सुनो, ये एम्प्लॉयर है, ये एम्प्लॉय है, ये कॉन्ट्रैक्टर है, ये कॉन्ट्रैक्टी है। ये कोई पर्सन है, ये इसका कोई एजेंट या ब्रोकर है, कोई भी हो सकता है। मेरी बात समझना, ठीक है ना? इनके चले जाने से अगर मेरा नुकसान होता है तो कौन भरेगा? इंश्योरेंस कंपनी। ऐसे लोगों का हम की मैन इंश्योरेंस करवा लेते हैं। क्या करवा लेते हैं? की मैन इंश्योरेंस करवा लिया। अब अगर इसको कुछ हो गया, मान लो कंपटीटर के यहां चला गया, तो मुझे क्या मिलेगा? पैसा। कहां से मिलेगा? इंश्योरेंस कंपनी से। क्यों मिलेगा? क्योंकि मेरे बिजनेस का घाटा होता, उस लॉस को पूरा करने के लिए मुझे इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिला। हाँ या ना? किस लॉस का? फिर से बोलो। नहीं, किस में घाटा होता? किस में घाटा होता? बिजनेस में घाटा होता। किस में घाटा होता? बिजनेस में। यानी उस बिजनेस के लॉस को पूरा करने के लिए मैंने इंश्योरेंस करवाया। अब मुझे इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिल रहा है, तो मेरा कौन सा फायदा हो गया? बिजनेस का प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ? बिजनेस लॉस के अगेंस्ट में कोई प्रॉफिट होता है तो कौन सा प्रॉफिट होता है? बिजनेस प्रॉफिट। हाँ या ना? तो मेरे लिए वो किस में टैक्सेबल होगा? पक्की बात है? हाँ या ना? मुझे मिले 8 लाख रुपए और मुझे दया आ गई क्योंकि इसका एक्सीडेंट हो गया था या ये चला गया था, जो भी समझो। कंपटीटर के यहां जाएगा तो दया नहीं आएगी, लेकिन बाकी चीजों में दया आएगी। तो अगर दया आ गई, दया भाभी नहीं, दया आ गई तो अगर दया आ गई तो उस केस में मैंने इसको 3 लाख रुपए दे देने हैं, मान लेते हैं। अब बात समझ में आई? इसको तो मिला ना? मिला या नहीं मिला? मिला ना? हम इस अमाउंट की बात कर रहे हैं। सैलरी चैप्टर में किस अमाउंट की बात कर रहे हैं? 3 लाख की बात कर रहे हैं। अब क्लियर है? तो एम्प्लॉय को अगर की मैन इंश्योरेंस का कोई पैसा मिला तो कहां टैक्सेबल होगा? सैलरी में। किस सेक्शन के थ्रू? प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी का लास्ट वाला पॉइंट। अब क्लियर हुआ? पक्की बात है? आने दो। दूसरा, बट ऑब्वियस है कि जब फैमिली मेंबर को मिलेगा, दे आर नॉट द एम्प्लॉय फर्स्ट ऑफ ऑल। इफ दे विल गेट इट, दैट विल बी चार्ज टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सोचो, तुमने अदर सोर्सेज का की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी पढ़ लिया, यानी अब अदर सोर्सेज में पढ़ाऊंगा तो मैं कहूंगा की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, अच्छा वही वाला सर जो 3 लाख मिला था डेथ के बाद। अब समझ जाओगे।
सैलरी पढ़ाऊंगा तो समझ जाओगे कौन से की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी किस अमाउंट की बात कर रहे हैं, और अगर पीजीबीपी पढ़ाएंगे तो समझ में आ जाएगा हम किस की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी के अमाउंट की बात कर रहे हैं। बात समझ में आई? क्लियर है? तो पीजीबीपी में की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी का मतलब ये वाला रुपया, सैलरी में की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी का मतलब ये वाला रुपया, हाँ या ना? और डेथ के बाद अगर किसी को मिलता है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में वही अमाउंट एम्प्लॉय को मिलने, एम्प्लॉय के घर वालों को मिलने वाला अमाउंट। इज इट क्लियर? नीचे आते हैं, सेम वही चीज एक कॉन्ट्रैक्टर अगर कॉन्ट्रैक्टिंग या पर्सन अगर अपने एजेंट या ब्रोकर के लिए करवाता है एंड दे वे द की मैन इंश्योरेंस, की मैन पर्सन, अगर इनको कुछ हो जाए या बिजनेस चेंज कर दे तो मुझे नुकसान होगा, तो उस बिजनेस के नुकसान के लिए मैंने इंश्योरेंस करवाया, मुझे पैसा मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी से, तो मुझे किसका पैसा मिलेगा, किस लॉस का? बिजनेस के लॉस का। तो कहां टैक्सेबल होगा? पीजीबीपी। मान लो 8 लाख रुपए मिला, और अगर यही पैसा मैं इनको दे दूं, दया कब आएगी? जब ये चले जाएंगे, हाँ या ना? तो उनके घर वालों को जो मिलेगा वो अदर सोर्सेज में। इज इट क्लियर? समझ में आ गया कि पीजीबीपी में कौन सा इंश्योरेंस कवर होगा कीमैन का, सैलरी में कौन सा कवर होगा और अदर सोर्सेज में कौन सा कवर होगा। तो अब मुझे कीमैन इंश्योरेंस बार बार पढ़ाने की जरूरत नहीं है। सैलरी में कब? मैंने ऐसे तो नहीं कहा सैलरी में होगा, बिकॉज दे आर नॉट द एम्प्लॉयर एम्प्लॉय। इसका भी पीजीबीपी में, इसका भी पीजीबीपी में हो सकता है, इसका भी पीजीबीपी में, इसका अदर सोर्सेज में हो सकता है। क्या दिक्कत है? मैंने कहा अब हमें समझ में आ गया, केवल ये पहला पॉइंट हम इस चैप्टर में बात कर रहे हैं। इज इट क्लियर? तुम लोग का सेक्शन 17 सब सेक्शन 3 भी ओवर। एक बार शुरू से रिवीजन कर लें पूरा। Section 14, 5 heads of income, salary, house property, PGBP, capital gain and other sources. Section 14A, if any income is exempt from tax, then the related expenditure are allowed. अच्छा, disallowed. ठीक है ना? Section 15 में मैंने बताया चार्जिंग सेक्शन बताया 3 पॉइंट, ड्यू बेसिस, रिसीट बेसिस, whichever is earlier, और एरियर ऑफ सैलरी बट सब्जेक्ट टू सेक्शन 89(1). सेक्शन 16 में 3 तरह के डिडक्शंस बताए। 16(1) स्टैंडर्ड डिडक्शन में एक्चुअल अमाउंट और 50,000 विचएवर इज लेस। 16(2) में एंटरटेनमेंट अलाउंसेस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है, एक्चुअल अमाउंट 5,000, 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी विचएवर इज लेस। सेक्शन 16(3) प्रोफेशनल टैक्सेस, जितना भी एम्प्लॉय पेमेंट करेगा वो सारा डिडक्ट हो जाएगा। 17(1) में डेफिनेशन ऑफ सैलरी, बेसिक सैलरी, वेजेस, एन्युटी, पेंशन, ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड, लिव इनकैशमेंट, बोनस, कमीशन, फीस, एडवांस सैलरी, एरियर ऑफ सैलरी और सेक्शन 80C(d). इज इट क्लियर? परक्विजिट और अलाउंसेस भी जोड़ देना। उसके बाद मैंने बताया था सेक्शन 17(2) परक्विजिट में पहला बताया था एनी रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय, कंसेशनल रेंट अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय, एनी बेनिफिट provided by employer to the employee either at free of cost or at concessional rate only in the case of specified employee. Fourth मैंने बताया any obligation of the employee is met by the employer, any sum paid to get an assurance of life of the employee यानी LIC premium, any sweat equity share allotted by a company to its employee as a sweat equity share or क्या कहते हैं उसको, employee stock option plan either at free of cost or concessional rate. उसके बाद मैंने बताया कि इन 3 में अगर कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का 7,50,000 से अधिक होगा तो पहला बताया रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन, 80C(d) में कंट्रीब्यूशन, और तीसरा मैंने बताया सुपरएनुएशन फंड में कंट्रीब्यूशन। इनमें कोई एनुअल एक्रीशन होता है वो भी हमारा बन जाएगा परक्विजिट। और लास्ट मैंने बताया कोई भी फ्रिंज बेनिफिट्स का मतलब होता है जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दिए जाते हैं, क्रेडिट कार्ड या इंटरेस्ट फ्री लोन वगैरह की बेनिफिट्स। इज इट क्लियर? कंप्लीट। सेक्शन 17(3) मैंने बताया प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। पहला पॉइंट बताया एनी कंपनसेशन ड्यू टू अ रिसीव्ड बाय एनी एम्प्लॉय फ्रॉम इट्स प्रेजेंट और फॉर्मर एम्प्लॉयर अगेंस्ट द टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। दूसरा मैंने बताया एनी अमाउंट ड्यू टू अ रिसीव्ड बाय एनी रिसीव्ड फ्रॉम एनी पर्सन बिफोर ज्वाइनिंग और आफ्टर सेसेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। और लास्ट मैंने बताया एनी अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट द कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। दैट्स इट। क्लियर है? जाते जाते मैं आप लोगों को आज एक चीज क्लियर कर देता हूं ताकि नेक्स्ट सेशन हमारा तेजी से चले। जब एक चीज हम हल्का फुल्का पढ़ लेते हैं ना तो वो नेक्स्ट सेशन में ज्यादा समझ में आती है, उस समय नया नहीं रहता, लगता है अच्छा कुछ पुरानी चीजें पढ़ रहे हैं। तो आज हम एक चीज देख लेते हैं, ग्रेचुटी क्या होती है,
और कैसे टैक्सेबिलिटी होती है। और अगर ये फॉर्मेट इस बार समझ में आ गया, आज जितना आएगा उतना ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट सेशन में तो पूरा समझ में आएगा और आगे भी बढ़ेंगे हम लोग। और इसी फॉर्मेट पर अब समझ लीजिए आपका ये पूरा चैप्टर टिका हुआ है। एक एम्प्लॉय को आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? इनका नाम ही आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट। जिसमें सबसे पहला आएगा ग्रेच्युटी। मैंने नाम क्या दिया? आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट। इसका मतलब ये बेनिफिट एक एम्प्लॉय को केवल और केवल तभी मिलेगा अंडर सेक्शन 1010 में। ये बेनिफिट एक एम्प्लॉय को तभी मिलेगा अंडर सेक्शन 1010 में। सेक्शन 10 का फुल फॉर्म मैंने बताया था एग्जेम्पशन। याद आया होगा? हाँ या ना? और एग्जेम्पशन का मतलब मैंने बताया था, अगर फुल फॉर्म बताया था तो इनकम्स which do not form part of total income। ऐसी इनकम्स जो हमारी टोटल इनकम का हिस्सा नहीं बनती, यानी वो मेरे हाथ में, अगर मुझे कोई ग्रेच्युटी का पैसा मिला, मान लो मुझे सैलरी मिली 10 लाख रुपए, ग्रेच्युटी मिली 8 लाख रुपए, तो टोटल कितना हुआ? टोटल इनकम 10 लाख, क्योंकि 8 लाख तो शामिल ही नहीं करना है। हाँ ठीक है ना? कैलकुलेशन नहीं समझ में आया? 10 लाख मुझे कुछ और मिला, 8 लाख ग्रेच्युटी का मिला, तो टोटल कितना हुआ मेरा टैक्सेबल? 10 लाख, क्योंकि ये 8 लाख तो हमारे लिए डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम। टोटल इनकम का तो हिस्सा है ही नहीं, ठीक है ना? इसीलिए इसको कहा जाता है एग्जेम्पशन। ना जोड़ो ना घटाओ। क्लियर? अच्छा, इसी कैटेगरी में आता है ग्रेच्युटी सेक्शन 10 में। ग्रेच्युटी का अमाउंट जो होता है वो सेक्शन 10 में आता है। वो तब आएगा जब मुझे वो रिटायरमेंट के बाद मिलेगा। इफ आई एम गेटिंग द अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ माई सर्विस, it would be charged 100% taxable. Means it is 100% taxable at all. You will not get even a single penny of benefit under this section. This section is available only in those situations where an employee has already been retired. यानी आफ्टर रिटायरमेंट, नाम ही है इसका आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट। यानी बिफोर रिटायरमेंट इफ यू आर गेटिंग दिस बेनिफिट, you won't get this benefit under section 10. You can take the gratuity amount before retirement. It is up to you. You can withdraw your amount. This is your amount. You can drop, but you won't get the benefit under section 10. It would be charged to tax 100% at all. यानी जितना पैसा आपको मिलेगा वो पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। Is it clear? पक्की बात है। तो ग्रेच्युटी का अमाउंट हमेशा रिटायरमेंट के बाद हमारे दिमाग में है कि मिलता है। हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं कि हमें ग्रेच्युटी का पैसा कब मिला? रिटायरमेंट के बाद। तो मैंने कहा सेक्शन 10 ग्रेच्युटी, और ब्रैकेट में लिख दिया आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। या तो ये अमाउंट एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगा, बोलो ना, या तो ये बेनिफिट नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगा। अगर ये बेनिफिट किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है तो ये 100% एग्जेम्प्ट है। सोचना मना है, सोचना मना है। अगर ये बेनिफिट किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को नहीं मिला तो हमें दो चीजें देखनी पड़ेगी। एम्प्लॉय इज कवर्ड अंडर द ग्रेच्युटी एक्ट,
1972 या नॉट कवर्ड अंडर द ग्रेच्युटी एक्ट? ठीक, अगर कवर्ड अंडर द ग्रेच्युटी एक्ट है तो कहा गया लीस्ट ऑफ दीज थ्री थिंग्स इज एग्जेम्प्ट, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। सेम यहां पर भी यही बोला गया, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। Employees covered under the gratuity act, least of the following is exempt. Not covered under the gratuity act, least of the following is exempt. देखा जाए, exempt का मतलब कौन सा सेक्शन? 10 है ना दिमाग में, उसी की बात चल रही है। पहला बोलता है एक्चुअल अमाउंट, यहां पर भी बोला एक्चुअल अमाउंट, कोई फर्क नहीं है। दूसरा मैक्सिमम लिमिट कितनी है? मैक्सिमम लिमिट, मैक्सिमम लिमिट किस जमाने में हो? हाँ बाबू, कितना बोला? वाह भाई वाह, अरे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस तो रखो बाबू, क्या कर रहे हो तुम लोग? दोनों में मैक्सिमम अमाउंट 20 लाख, दोनों में। शुरू में ये फर्क आया था, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने इसको भी ठीक कर दिया। मैक्सिमम लिमिट कितनी है? ये जितना होगा लिख लेंगे, ये जितना होगा लिख लेंगे। यानी दो चीजों को तो हमें याद ही नहीं करना, दोनों में कॉमन है, हाँ या ना? यानी 20 लाख तक माफ हो सकता है, छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता। तीसरा, और बस यही तीसरा ही दोनों में फर्क पैदा करता है। मैं केवल आज इंट्रो दूंगा ताकि ये फॉर्मेट तुम लोग दिमाग में सेट रख सको। ठीक, गवर्नमेंट ने कहा जितने साल भी आप काम करेंगे उस नंबर ऑफ ईयर्स के हिसाब से आपके ग्रेच्युटी का बेनिफिट कैलकुलेट होगा। हर एक साल काम करेंगे तो आपको 15 दिन की सैलरी ग्रेच्युटी के नाम पर फोकट में मिलेगी एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट। अगर आपने 10 साल काम किए तो आपको 150 डेज की सैलरी फोकट में मिलेगी रिटायरमेंट के समय। 20 साल काम किए तो 300 डेज की सैलरी आपको फोकट में मिलेगी। 40 साल काम किए तो 600 डेज की सैलरी आपको फोकट में मिलेगी, हर साल का 15 दिन। तो हाफ मंथ सैलरी हम क्या लिख सकते हैं? ढंग से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाफ मंथ सैलरी, और यहां हाफ मंथ का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 30 नहीं होगा, संडे हटा दिए गए। ठीक, वो तुम लोग ग्रेच्युटी एक्ट पढ़ोगे लॉ में ना, तो उसमें बताया जाएगा कौन से सीजनल एम्प्लॉय होते हैं, नॉन सीजनल होते हैं, फुल टाइम, सब बताया जाएगा। तो यहां पर केवल इतना मतलब रखो कि जो कवर्ड होते हैं ग्रेच्युटी एक्ट में, वहां हाफ मंथ का मतलब केवल 26 दिन होता है, महीने भर में 15 दिन का। तो 15 डेज सैलरी, हाफ मंथ सैलरी
ऑन द बेसिस ऑफ, सर एक बात बताइए, कौन वाली सैलरी? हमने 40 साल काम किया तो पहले साल वाली सैलरी को बेच लेंगे, अमाउंट निकालने के लिए 15 दिन की सैलरी फ्री में मिलेगी, तो कौन वाली सैलरी फ्री में मिलेगी? जब 40 साल पहले मैं 100 रुपए पर काम पे लगा था, या 40 साल बाद जब आज मेरी सैलरी 80,000 है, किसको बेच लिया जाएगा ग्रेचुटी का पेमेंट करते समय? अरे बोलो ना किसको? आज वाली को बोलो ना, आज वाली को। 40 साल पहले का क्यों लोगे? ठीक है ना? तो जब रिटायर कर रहे हो उस समय जो सैलरी चल रही है उसी बेसिस पर 15 दिन की सैलरी, तो हाफ मंथ सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी। क्या बोला मैंने? अच्छा, मैंने कहा फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, और पार्ट देयर ऑफ। नहीं समझ में आया? अगर आपने 30 साल 8 महीने काम किए हैं तो ये मान लिया जाएगा 31 ईयर आपने काम किए, क्योंकि मैंने लिखा है कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस, तो वो 30 साल, और पार्ट देयर ऑफ, तो जहां पर 6 मंथ प्लस हो जाएगा तो वो 1 साल मान लिया जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अगर कोई इंप्लॉय 30 साल 4 महीने काम करे तो उसको कितना माना जाएगा? ओनली 30 ईयर्स। इसकी बात करें, यहां पर भी बोला हाफ मंथ सैलरी, और यहां हाफ मंथ का मतलब चूंकि कवर्ड नहीं है, ऑन द बेसिस ऑफ last 10 months average salary, that is important. For each completed year of service, और यहां पर नहीं जोड़ा गया पार्ट देयर ऑफ। क्या नहीं जोड़ा गया? मैं जोड़ रहा हूं ना, और जोड़ने के बाद मैं क्या कर दूंगा ताकि दिमाग में रहे, यहां पर नहीं रखा गया। ठीक है, यह है आपका। इसको नोट करें, क्योंकि कवर्ड नहीं है ग्रेचुटी एक्ट में, तो इसीलिए 1 मंथ मतलब 30 डेज। ठीक है, नोट करें पहले। अगर कोई ग्रेचुटी के बारे में अब कहेगा तो हम कहेंगे सेक्शन 10(10) में ग्रेचुटी आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट से 2 तरह के इंप्लॉय होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय का 100% एग्जम्प्ट होता है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बारे में 2 पार्ट में बांटा जाता है, कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी एक्ट, नॉट कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी एक्ट। ग्रेचुटी के एक्ट में जो कवर्ड होते हैं उसमें से 3 में से जो सबसे कम होगा माफ हो जाएगा, एक्चुअल अमाउंट 20 लाख। और तीसरा होता है हाफ मंथ सैलरी 15 डिवाइडेड बाय 26 डेज सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ। नॉट कवर्ड में पहला कॉमन था एक्चुअल, दूसरा कॉमन था 20 लाख, और तीसरा कहा था हाफ मंथ सैलरी 15 डिवाइडेड बाय 30 डेज सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 10 मंथ्स एवरेज सैलरी, लास्ट 10 मंथ्स एवरेज सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। पार्ट देयर ऑफ नहीं लिखा था, वो ऐसे बैठी है, अब क्या होगा मेरा? क्या क्या सोच रहे हो बाबू? मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, मैंने आज ग्रेचुटी केवल ऊपर ऊपर से बताया है। केवल एक माइंड सेट करना था मुझे आज कि हाँ नेक्स्ट सेशन से हम लोग इस तरह से अपनी पढ़ाई स्टार्ट आगे करेंगे। ठीक है, मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, मुझे पढ़ाना ही नहीं था आज, बस खुश।